जो व्यक्ति कभी एक टिकट नहीं दे सकता है समाज को, वो उसको ज़िंदगी भर काम कराते हैं और एक टिकट नहीं देते हैं, उनको एक समय आ गया कि उनको 11 सीट हिस्सेदारी देना पड़ा। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में भी किनकी क्या हैसियत है, किस तरीके से कौन क्या काम कर पाते। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो पार्टी बनाया, उनका वो पार्टी नहीं हुआ, तो मुकेश सहनी का क्या हो सकता है। आरजेडी के साथ तो था ही, एक समय आया कि उन्होंने ही हमें अपने से दूर किया है, और जब भी सामाजिक न्याय की बात होगा तो मैं वहाँ पे झुकने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं, आप सब पहचान गए होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कहानी बहुत बड़ी है, लंबी है, अर्थ से लेकर फर्श तक। कुछ दिन पहले तक बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और इनकी पार्टी के जो विधायक थे वो बीजेपी में चले गए। इससे पहले चिराग पासवान के साथ भी हुआ था। लेकिन सवाल है कि जो वो लोग जो शोषित वंचित समाज से आते हैं, जो फुले, पेरियार, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, जो फूलन देवी को मानते हैं, सोचिए किस तरह से फूलन देवी के घर में लोगों ने खीर खाई और उनकी हत्या कर दी गई। तो मुकेश सहनी जी का भी पॉलिटिकल किलिंग हुई है, एक राजनीतिक हत्या हुई है। लेकिन क्या मुकेश सहनी सरेंडर कर जाएंगे? आगे की क्या रणनीति है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और एक वो सब कुछ जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। युवा हैं और तेज़ी से काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। बिहार में जब चुनाव था तो एक क्रूशियल थे, वो ट्रम्प कार्ड थे और सब कुछ तय था कि किस गठबंधन में जाएंगे, उसके साथ एक उसकी लॉटरी लगेगी। लेकिन आखिर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, मुकेश सहनी की आगे की रणनीति क्या है, और इनका एडजेक्टिव है सन ऑफ मल्लाह। ये भी समझने की कोशिश करूँगा कि सन ऑफ मल्लाह जो है वो सन ऑफ बहुजन बनेंगे, उसको लेकर के क्या समझ है। तो सर, आपने समय दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल वही कि जो हुआ, आपकी जो पॉलिटिकल किलिंग हुई, आपके तीनों विधायक बीजेपी में चले गए हैं, उसके बाद आपको मंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और आपका टेन्योर भी जो एमएलसी बनाया गया था वो ख़त्म हो रहा है जुलाई में। तो क्या लगता है, ये सब पॉलिटिकल स्टंट था, ये सब कुछ प्लानिंग थी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल के आप आए हैं हमारे पास, और सामाजिक मुद्दा को लेकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हमारे साथ जो घटना घटी उस जनता तक आप पहुंचाने का काम करें, इसके लिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूं। नहीं, देखिए, इस धरती पर जब जितना भी आप और हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा जो लोगों ने कुछ बदलाव करने का कोशिश किया, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए गया, तो उनके साथ ये सब हुआ है। ये मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है, ये मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने अंदाज जब भी जिसने भी लड़ाई लड़ा, चाहे वो जाति धर्म जो भी हो उनका, लेकिन जब कुछ अच्छा करने के लिए, जब कुछ लोगों को आंख के आंसू पोंछने के लिए अगर वो बाहर निकले और वो लड़ाई लड़े, तो उनके साथ ये सारी चीज़ें हुआ है। तो ये मेरे साथ हुआ, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। ये मेरे साथ हुआ है और आगे भी होगा, और मेरे पास यही है कि हमें लड़ने में हमारे पास क्षमता कितना होना चाहिए, हम कितने अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, वो डिपेंड करता है कि आगे हमारी मंजिल कहाँ तक पहुँचेगा। तो फिलहाल तो यही है कि पार्टी उन्होंने तोड़ा, हमारे विधायक चले नहीं गए, लेके गए, ज़बरदस्ती लेके गए। किसी को बहुत बड़ा बड़ा लोभ लालच दे दे कि आपको मंत्री बनाएंगे, आपको ये देंगे वो देंगे। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं कि कुछ लोभ लालच में या अपने फ़ायदे के लिए पाला बदल देते हैं। तो खैर, उन्होंने बदला है। हमारी पार्टी ने विधायक बनाया, विधायक हमारी पार्टी को नहीं बनाया है। आज हमने 4 बनाया था, आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि 40 बनाएंगे। पहले 0 से 4 बनाएं, और 4 बन गया तो उस पर एक और 0 लगाना है तो 40 होगा, और फिर भविष्य में और एक 0 लग जाए तो 400 होगा। तो निश्चित तौर पे हम अपने रास्ते चलेंगे, संघर्ष करेंगे, और अपने लोगों के बीच में घूमेंगे, और जब लोगों को काम करना है, उनके लिए करना है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। मुकेश जी, आप सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, आप पिछड़ी जाति से आते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से बात करें तो आप बड़े नेता हैं पूरे देश भर में, खासकर उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप, उसकी वजह से पहचान भी मिली है, आपको भी मिली है, और उस कम्युनिटी पर डिस्कस भी हो रहा है। उस कम्युनिटी के लिए क्या एजेंडा था, क्या प्लानिंग थी आपके पास, और ऐसा क्या कर रहे थे जो बीजेपी को चुभ रहा था? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, मैं 18 साल की उम्र में एक गरीब परिवार में जन्म लिया, जहाँ लोग कहते हैं ना हज़ारों समस्या है हमारे पास, जहाँ हज़ारों समस्या, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मैं वहाँ से 18 साल की उम्र में मुंबई गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, एक अच्छा मुकाम को मैंने हासिल किया। फिर बिहार आया। क्या करते थे मुंबई में?
मुंबई में पहले तो मैं एज ए लेबर के तौर पे काम किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे काम में प्रगति आया और फिर मैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बन गया, सप्लायर बन गया, बहुत सारे बिजनेस को मैंने ऐड किया और एक 12-13 तक एक सफल बिजनेसमैन के तौर पे मैं मुंबई में काम क्या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बिजनेस? जी हाँ, फिल्म बॉलीवुड से ही जुड़ा हुआ सारा बिजनेस रहा। तो मुंबई तो मल्लाहों का ही रहा है, वहाँ तो कहा जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा वो मछली का व्यापार था। जो मंदिर है या कोली समाज के जो लोग हैं तो उनका हुआ करता था, लेकिन जो होता है हमेशा कि जो मूल निवासी होते हैं उनको उजाड़ के फेंक देना और नए लोगों को बस जाना, तो वहाँ पे हुआ करता था 300-400 साल पहले ऐसा होता था कि मुंबई जो है कोली समाज का, मछुआरा समाज का ही था। लेकिन मल्लाहों का मुंबई लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन अभी नहीं रहा, अभी कुछ एरिया में सिमट गया है। तो खैर वहाँ पे मैंने अपनी बेहतर ज़िंदगी को काम करके मैंने बनाया। उसके बाद फिर मैं बिहार आया तो देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पे घर नहीं है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। तो मैंने बिहार में जितने भी मैंने जो भी काम किया, उस काम में पूरे बिहार के निषाद समाज, पिछड़ा समाज के लोगों ने सहयोग किया और उसी के दम पर मैं नेता बना, उसी के दम पर मैं लीडर बना, उसी के दम पर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने में झुका कि एक वर्ग जो है मुकेश सहनी को मानते हैं, पहचानते हैं और उनको अपने दिल में रखते हैं, इसलिए उन्होंने हमें साथ लेने का निर्णय लिया। और आज मेरा यही है कि उस समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ूं, उनके बेहतर ज़िंदगी के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे तो बहुत कुछ दिया। हम जीरो से मुझे हीरो बनाया, मंत्री बनाया, सब चीज़ दिया, लेकिन मैं उनको बहुत कुछ दे नहीं पाया। मैं बहुत प्रयास कर रहा था बहुत कुछ करने का, काम करने का, तो उन लोगों को लगा कि ये लड़का अगर अपने समुदाय में, अपने लोगों के बीच में कुछ सरकार में रहकर काम कर देंगे तो कल इनको रोक पाना असंभव होगा, क्योंकि मेरी जो रफ्तार है वो आप देखेंगे तो बिहार के पॉलिटिक्स में शायद जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ा उस रफ्तार में शायद बिहार में हमें नहीं एहसास हो रहा कि इतने कम। ऐसा था जो ज़्यादा खटकने लगा था आपका आगे बढ़ना, आप जो निडर होकर बात कर रहे थे, बयान दे रहे थे, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम थी या आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ प्लान कर रहे थे? एक तो देखिए बिहार में पिछड़े समाज का बड़ा संख्या है, खास करके अति पिछड़ा समाज बिहार में 35% पॉपुलेशन है, और जिसमें निषाद समाज 13-14% की संख्या है, और 128 जाति का अति पिछड़ा है, जो कर्पूरी ठाकुर के बाद इस समुदाय के लिए किसी ने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। तो इसमें से मैं उभर के आया, फिर मैंने अति पिछड़ा का बात करने लगा कि समुदाय को जितने बड़े संख्या है उतने उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और उन्होंने देखा कि ये बहुत तेज़ी से अपने लोगों के बीच में पैठ बना लिया, तो और उनको झुकना पड़ा। जो व्यक्ति कभी एक टिकट नहीं दे सकता है समाज को, उसको ज़िंदगी भर काम कराते हैं और एक टिकट नहीं देते हैं, उनको एक समय आ गया कि उनको 11 सीट हिस्सेदारी देना पड़ा, एक MLC देना पड़ा। तो उनको एहसास था कि अगर इनको नहीं रोकेंगे तो भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में आप देखेंगे तो 16 साल से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि पिछड़ी राजनीति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है और उनको पास कोई विकल्प नहीं कि नीतीश कुमार जी को छोड़ेंगे। अगर कल मैं डेवलप हो जाता हूँ तो उनको पता है कि मुकेश सहनी के पीछे भी हमें, जब तक मुकेश सहनी जिंदा रहेंगे तब तक उनके पीछे घूमना पड़ेगा। आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे और जब तक वो चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने रहें तब तक वो बने रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि अगर ये डेवलप हो जाएगा तो भी हमें पीछे घूमना पड़ेगा, तो वो षड्यंत्र के तहत उन्होंने पहले MLC का जो है वो 15 महीने का दिए। वो बहुत प्रयास कर रहा था कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन जाइए। आपको तो बड़ा ऑफर होता, अगर विलय कर लेते तो आप कैबिनेट मोदी जी के मंत्रिमंडल में जा सकते थे। जिंदगी में गुलाम बनने का सपना नहीं देखा है, राजा बनने का सपना देखा, भले छोटा ही राज्य का हो, एक ही डिस्ट्रिक्ट का हो, एक ही घर का हूँ रहो, लेकिन एक ही घर में राजा बनने का सपना देखा हो, किसी के घर में गुलाम बनने का सपना नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी वहाँ दिल्ली में बैठ के लोग कहते हैं, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने 11 टिकट मिला लेकिन निषाद कम्युनिटी के और कोई लोग जीत के नहीं आए, तो आपको तो पार्टी विलय कर ले तो केंद्र में बड़ी जगह मिल सकती है। केंद्र में नहीं, बिहार में हमें 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया कि आप पार्टी विलय कर लीजिए, हम आपको 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस पर तो मुझे 100% ये ऑफर था, ये ऑफर था बीजेपी की तरफ से। हाँ, ये ऑफर था। 2020 में भी केंद्र में राज्यसभा भेज के मंत्री बनाने का ऑफर था, पार्टी विलय कर लीजिए, लेकिन हमने कभी भी नहीं, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि ये पार्टी मेरी नहीं है, ये पार्टी पूरे बिहार के निषाद समाज ने अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए निषाद को आरक्षण दिलाया
लाने के लिए पार्टी का निर्माण हुआ। आंदोलन से जन्म लिया हुआ ये पार्टी है और ये इस पार्टी पे सिर्फ मुकेश सहनी का अधिकार नहीं है। हाँ, इस कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पूरे बिहार के निषाद समाज ने इस पार्टी को बनाया है और भला मैं ये एक निर्णय लेके पार्टी को कभी ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। और वो उनके पास जाके मतलब आप गुलाम के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। वहाँ पे आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में भी किनकी क्या हैसियत है, किस तरीके से कौन क्या काम कर पाते। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो पार्टी बनाया उनका वो पार्टी नहीं हुआ तो मुकेश सहनी का क्या हो सकता है। और वहाँ पे जो भी काम करना है तो एक सिस्टम बना हुआ, उन्हीं के तहत काम करना है। जब तक नागपुर से ऑर्डर नहीं होगा तब तक उस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो फिलहाल तो मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था और मैं ये सब चीज़ से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी के पास जाके गुलाम बन जाना है। आगे का क्या प्लान है मुकेश जी? आगे का है कि संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है। जब मैं बिहार में कोई नहीं जान रहा था, कोई पहचान नहीं रहा था, जब मैं मुंबई 2000 से 2014 में आया, सेलेक्टेड लोग मुझे जान रहे थे और उसके बावजूद मैंने लड़ाई लड़कर हमने 4 विधायक बनाया है। और अभी तो लोग पूरे बिहार से लेकर हिंदुस्तान में लोग जानने लगे, उत्तर प्रदेश में जानने लगे हैं, हज़ारों लाखों कार्यकर्ता बन चुके हैं, सब चाहने वाले हैं। तो उनके सहयोग से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन लड़ाई हम जीतेंगे और सबका साथ हमें भरपूर मिल भी रहा है। अभी मैं बोछा विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूँ, इसका रिजल्ट 16 तारीख को आएगा तो दिखेगा कि मुकेश सहनी का क्या पावर है, क्या वजूद है। इससे पहले भी मैंने कई बार दिखाया है। अभी इस बार भी उत्तर प्रदेश में मैंने चुनाव लड़ा, भले चुनाव जीता नहीं, विधायक नहीं बना, लेकिन हमने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो वोट पहले मिलता था 2017 से, उससे 9% वोट हमने उनको कम कराया। तो ये हमारी ताकत है। बिहार में भी हमने 2019 में हमने एक सीट पर उपचुनाव लड़ा, वहाँ पे 25,000 वोट लाया, 15.7% वोट मैंने ला के दिखाया। तो यहाँ पे भी दिखाने की आवश्यकता है और पार्टी के बीच में जाना है, गांव में लोगों के बीच में जाना है। जो भारतीय जनता पार्टी किए हैं वो तो कहीं से सही नहीं है। एक पिछड़ा का बेटा जो उभरना चाह रहा था, आगे बढ़ना चाहता, अपने लोगों के लिए काम करना चाह रहा था, उसको किस तरीके से रोका गया, वो एक एक चीज़ मैं अपने लोगों के बीच में बताऊँगा और फिर अपने लोगों को बताऊँगा। फिर वो निर्णय लेंगे 24-25 में, वो निर्णय लेंगे कि उनको गुलामी की ज़िंदगी जीना है कि राजा बनना है। लेकिन आपको तो आपके बारे में कहा था कि आप नीतीश जी के करीबी थे, नीतीश जी की वजह से गठबंधन में गए थे, तो नीतीश जी का क्या स्टैंड था? नहीं, देखिए, हम नीतीश जी को मैं मानता हूँ कि 32 दांत के बीच में रहकर अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं उनको मानता हूँ। वो हमें कितना मानते हैं वो मुझे नहीं पता है, जिस समय जिस तरीके से हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो खुशी से किए होंगे, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं उनको हमेशा जानने का कोशिश करता हूँ, हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ कि वो किस तरीके से राजनीति किए कि इतना समय तक ऐसे लोगों के बीच में टिके रह गए। उससे मैं सीखने का कोशिश करता हूँ कि उसके जैसे हमें भी राजनीति करना चाहिए। तो बाकी चीज़ें तो मुख्यमंत्री जी क्या सोचेंगे, सोच रहे हैं, ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लोग कह रहे हैं कि आप अब अगला आप लोग चिराग पासवान हो, उनके साथ भी यही हुआ, आप हैं। तो 2 गठबंधन है, एक आरजेडी के साथ गठबंधन है, महागठबंधन कहते हैं वो लोग, एक एनडीए गठबंधन है। तो क्या मतलब फिर से आप आरजेडी के साथ जा सकते हैं? नहीं, मैं देखिए आरजेडी के साथ तो था ही, एक समय आया कि उन्होंने ही हमें अपने से दूर किया है। और जब भी सामाजिक न्याय की बात होगा तो मैं वहाँ पे झुकने के लिए तैयार हूँ। भला मेरी भी अपनी ताकत है और हम साथ मिलके सब मिलके साथ में काम करना चाहेंगे और सामाजिक न्याय को मजबूती देंगे। और रहा कि सभी को इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। अगर कोई चाहेगा कि हम अकेले राजा बने तो असंभव है, क्योंकि यहाँ अकेले की बात नहीं है, हम सब चाहते हैं कि सबका भला हो। तो जब सबका भला की बात होगा तो हम ऐसे लोगों से हमेशा चाहेंगे कि साथ में काम करें जो सबका बात करे। जो व्यक्ति अकेले बात करने लगेंगे कि मैं ही हूँ सब चीज़, तो ऐसे लोगों से हमारी कभी दोस्ती नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद कभी नहीं चाहता हूँ, न सोचता हूँ कि मैं ही सब चीज़ हूँ। तो जब भी जो लोगों में बदलाव आएगा तो फिर सोचा जाएगा। लेकिन मुकेश जी बात तो है ना कि अगर हम बात आपने अभी कहा कि बहुत जल्दीबाजी तो नहीं हो गया या बहुत आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा आइए, तो बताइए 75 साल बीत गया और उसके बाद भी अगर हम कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसको जल्दीबाजी कैसे कहा जा सकता है? आज़ादी के 75 साल बाद भी पिछड़ों की स्थिति खराब है, बीत गया, उसके बावजूद ही हम लोगों को मकाम नहीं मिल पाया। और अभी अगर हम 4 विधायक बनाए उसके बाद भी लोगों को इतनी परेशानी हो रहा है, तो जल्दीबाजी कहाँ है? हम तो बहुत लेट कर चुके हैं
और मुझे लगता है कि जितना लेट हो चुका उतना लेट होने नहीं देंगे। बहुत कम समय में हम लोग बिहार में बदलाव लाएंगे। एक आखिरी सवाल है, मतलब देखिए 2 धारा हैं बिहार में। बीजेपी जैसी पार्टी भी जिसके पास सबसे ज़्यादा आर्थिक तंत्र है, राजा हैं, वो भी गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। क्या आपकी पार्टी भी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या स्वतंत्र ही लड़ेगी? वो समय पे निर्भर होता है कि जैसे आज अकेले लड़ने का निर्णय लिया और कोई साथ देने के लिए नहीं आया, और सिर्फ हमें मांगने से तो नहीं होगा ना, किसी को साथ देना भी पड़ेगा। तो जब तक हमारे दोस्त नहीं मिलेंगे तब तक तो हम अकेले चलेंगे। कोई अच्छे साथी दोस्त मिलेंगे जो मंजिल तक पहुंचा दे तो निश्चित तौर पे उनके साथ दोस्ती किया जा सकता है। ऐसे दोस्त नहीं पकड़ेंगे जो लेके जाएंगे और गुमराह करके रास्ता भटका देंगे और अलग ट्रैक पे हमें छोड़ देंगे और वो अपने आप सीधे चले जाएंगे। तो ज़िंदगी में ऐसे दोस्त तो चाहिए भी नहीं। भले थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन सही मंजिल पे पहुंचेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सही मंजिल पे पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे कोई दोस्त के साथ नहीं चलेंगे जो रास्ता भटका दे। कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है, खासकर आपको आप आरक्षण के पक्षधर लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी शोषित वंचित की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? चूँकि बिहार में अब लंबा समय है, 4 साल लगभग समय है विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव होगा। नहीं, समाज के बीच में जिन्होंने खून पसीना बहा के ये पार्टी को बनाया है और उनको बखूबी सारे चीज़ घटना देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं उनसे एक ही आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जितनी मजबूती से आपने काम किया है उस मजबूती में डबल कर दीजिए, डबल रफ्तार से काम कीजिएगा। और निश्चित तौर पे आज़ादी के 75 साल में जो कभी नहीं हुआ कि निषाद समाज निषाद का बेटा हमेशा टिकट मांगने वाला बना रहा। एक समय आया 2020 में 19 में टिकट बांटने का काम किया, यहाँ तक सांसद का टिकट बांटने का काम एक निषाद मल्ला का बेटा ने किया है। तो हम लोगों ने बहुत कम समय में 14 में स्टार्ट किया और 2019 तक हम लोगों ने कम समय में 5 सालों में हमने टिकट बांटने का स्थिति में पहुँच गया। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं इस मुकाम तक पहुँच गया कि जहाँ अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ा जा सकता है। तो ये क्लियर है कि समाज के लोग जान रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, उससे और तेज़ी से आगे काम करने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, एक फूलन देवी जी के पर फिल्म आ रही है, जो उनके जो हत्या जिनकी की थी शेर सिंह राणा, वो पहले वहाँ जाके खाना खाते हैं फिर उनकी हत्या करते हैं, जबकि पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लिहाज से बात करें तो लोग उनको वीरांगना कहते हैं जिन्होंने प्रतिशोध के लिए हथियार उठाया। आपकी क्या राय? नहीं, देखिए, हम लोग फूलन देवी जी को मानते हैं और मैं क्या पूरा दुनिया उनको मानते हैं कि फूलन देवी एक महिला का जीता जागता उदाहरण है कि अन्याय अगर किसी महिला के साथ करोगे तो बदला लेना जानती है और उनको पूरा दुनिया माने। और हम तो गर्व करते हैं कि हमारे कुल से, हमारे समाज से बेटी बहन माता रही और उनके साथ लोगों ने किस तरीके से गलत किया। और उसको हमने आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तो हमने 18-20 फीट का प्रतिमा मैंने बनाया और पूरे हर मंडल में लगाने का निर्णय लिया था। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मूर्ति लगाना तो दूर की बात है, माला तक चढ़ाने के लिए नहीं दिया और उसी को लेकर लड़ाई बढ़ा। हमें भी बनारस के एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और वहाँ से बंगाल भेज दिया गया एज ए बिहार सरकार में मैं मंत्री रहने के बावजूद भी। तो उसको लेके हमने लड़ाई लड़ा और उत्तर प्रदेश में हमने बहुत लड़ाई लड़ा और ये सम्मान की ही बात था। और इसके लिए हमने लड़ाई लड़ा कि आखिर ऐसा क्या गुनाह था किया फूलन देवी जी ने जिसके कारण उनके प्रतिमा पे एक माला तक चढ़ाने के लिए नहीं दिया। तो इसकी लड़ाई तो है, आज उनके पास पावर है, सत्ता है, उन्होंने जो निर्णय लिया खास करके पिछड़े समाज, दलित समाज और निषाद समाज ऐसे लोगों को अपमान करने का काम किया है। यही समाज को एक ना एक दिन सोचना पड़ेगा और ऐसे सरकार को जब तक सत्ता से बाहर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे प्रतिमा पे माल्यार्पण नहीं हो सकता है। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। रहा कि ये फिल्म मूवी बन रहे हैं तो अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुने हैं और ऐसे कोई भी मूवी हम लोग रिलीज नहीं होने देंगे जिस पे हमारे पूर्वज का मान सम्मान को कहीं पे ठेठ पहुँचे। ऐसी जगह पे हम लोग ऐसी मूवी को नहीं रिलीज होने देंगे। अभी फ़िलहाल तो अभी कौन डायरेक्टर कौन प्रोड्यूसर इस पिक्चर को बना रहे हैं उनसे हम लोग संपर्क करेंगे और ऐसे पिक्चर को हम लोग रिलीज नहीं होने देंगे। सनी जी, आपके जो कम्युनिटी है ना वो मार्शल कॉम है, लेकिन एक बड़ा जो माइनस पॉइंट है कि उनको सबसे ज़्यादा कहीं नक्सली, कहीं बदमाश और इस तरह से बहुत सारे FIR झेलने पड़ते हैं उनको। कोई तेज़ तरार लड़का है उसको FIR कर दो, केस कर दो।
तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा उनका हिंदुआइजेशन किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा उनको हिंदू मुस्लिम झगड़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका सोशल ग्रोथ कम है, एजुकेशन से दूर हैं वो लोग, और उन पर केस मुकदमे बहुत थोप दिए जाते हैं। ये तो चीज़ों मैं तो खुद ही झेल रहा हूँ ना। जो भी समाज में बदलाव लाने के लिए उभरते हैं, उठते हैं, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर उस बात को आवाज़ उठाते तो उनको नक्सली कहला दिया जाता है। तो ये चीज़ को तो मैं खुद भी झेल रहा हूँ। लेकिन देश में बदलाव पहले जैसा नहीं रहा स्थिति। जो 90 के समय में या 2000 के समय में जो होता था, उसमें बड़ी संख्या में बदलाव हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग जैसे जागरूक होंगे तो ये सारी चीज़ें दूर होगा। हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको काबिल बनाएंगे, और जब वो पढ़ लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें को समस्या को धीरे धीरे हम लोग दूर करेंगे। तो इसी रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ये नहीं हो। तो अब देखिए, फूलन देवी जी के साथ अन्याय हुआ, उन्होंने बदला लिया, उसके बाद वो अपने छुपने के लिए जंगल का सहारा लिया, तो उसको चंबल में बता दिया गया इस तरीके से डाकू है, डकैत है, सारा चीज़ उनके ऊपर थोप दिया गया, केस लगा दिया, जेल गए, जेल में सज़ा काटे, सज़ा काटने के बाद निकले। उत्तर प्रदेश के जनता ने उनको 2-2 बार सांसद बनाया, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, उसके बाद भी उनकी हत्या कर दिया जाता है। तो ये तो हमेशा हुआ है इस धरती पर। जो लोग अपने लोगों के लिए, अपने गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़ता, उनके साथ इस तरीके से हो रहा है। तो ये सब हम सबको अभी समझने की आवश्यकता है। हर 85% जो लोग पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। आप गठबंधन करेंगे सम्मानजनक तरीक़ों से? हाँ, इसकी बात भी सच्चाई है कि अगर दोस्त अगर अच्छा मिले, आगे अच्छे तरीके से चलने का वादा करे, मंजिल तक पहुंचने का वादा करे, तो ऐसे दोस्त के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। सोचिए, लंबी बातचीत हो गई। एक दौर था इस देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और वोट का अधिकार दिया। इस देश में शोषित वंचित समाज को, जिसको हम SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, उनको वोट डालने का नहीं दिया जाता था। फिर उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब आते हैं, और वो राजनीति के रसायन शास्त्री थे। उन्होंने कम्युनिटी को जागरूक किया कि आप अपनी भागीदारी का सवाल पूछिए, डाइवर्सिटी का सवाल पूछिए। मुकेश जी उसी कड़ी के हिस्सा हैं, और एक बड़ी कम्युनिटी है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका राजनीतिक भविष्य बहुत अंधेरे में था। कोई पॉलिटिकल आवाज़ नहीं थे, कोई नेता नहीं थे। मुकेश सहनी ने उस स्पेस को ढका है, उस स्पेस जो खाली था उसको पूरा किया है, और तेज़ी से उभरे हैं। ये है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समाज से वो आते हैं उसके लिए राजनीतिक की राह कितना मुश्किल हो सकता है। खैर, युवा हैं और अभी उम्मीदों से भरे हैं, और उनको देखकर मैंने उनको बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश किया, उनसे बात भी की। लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा वो निराश है या हतोत्साहित है। उनको लगता है कि जो उनके साथ घटना हुई है वो उनके लिए मौके में भी तब्दील हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मुकेश सहनी इसको मौका में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? इन सब सवालों में बहुत चापलूसी तो नहीं थी, कुछ ऐसे सवाल तो नहीं थे जो छूट गए हैं? वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।